Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today indifference curve, and by the end of this lecture you will be able to understand what is indifference curve, characteristics of indifference curve schedule, the graph of indifference curve, why is indifference curve convex to the origin, why indifference curve is negatively sloped, criticism on indifference curve, can indifference curve be positive, and some real life applications of indifference curve. And as always, I guarantee if you watch this lecture and the next lecture, you won't have to go to any other teacher to understand the same topic in difference curve, because you will understand everything from point A to point Z. So this lecture is going to be in Urdu language. Without further delay, here we go. वेलकम बैक। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले सारे बता दिए थे, और इसमें से कई ऐसी चीजें हैं जो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेंगी, जैसे मिसाल के तौर पे कि इंडिफरेंस कर्व का क्रिटिसिज्म क्या होता है, उस पर क्या क्रिटिसिज्म हुआ इंडिफरेंस कर्व पे, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सॉलिसिटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मगर मैं आपका टीचर मिस्टर शायान आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं अक्सर इसमें से एग्जाम में आते हैं, सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई? सबसे पहले हम ये देखते हैं, इंडिफरेंस कर्व वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंग्लिश इकोनॉमिस्ट। अंग्रेज गोरे हमेशा बाजी लेके जाते हैं जी। इन्होंने दिया था FY, इनका नाम था एजवर्थ। 1880s में ये एक कॉन्सेप्ट दिया था, आज तक ही चल रहा है। इंडिफरेंस कर्व इज एन एनालिसिस टूल। क्या चीज है? एक एनालिसिस टूल है विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन ऑर्डिनल मेजर ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ऑर्डिनल मेजर ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। पहली चीज ये है कि एक टूल है जिससे हम मेजर करते हैं टेस्ट और प्रेफरेंसेस, लेकिन उसका यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है? ऑर्डिनल। अच्छा, आपको याद होगा मैंने एक लेक्चर बनाया था कार्डिनल थ्योरी एंड ऑर्डिनल थ्योरी पे। अगर आपने नहीं देखे हुए, ये रहा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाके देख लें। दोनों लेक्चर्स बहुत डिटेल के साथ हैं, लेकिन मैं क्विकली यहाँ पे आपको समझाता हूँ ऑर्डिनल मेजर्स के अंदर किस तरह से हम किसी की टेस्ट या किसी की प्रेफरेंस को जज करते हैं। एक फनी सी वीडियो है, ये क्लिप आप जरा गौर से देखिए। How much pagal? Very much pagal. How much very much pagal? Very much pagal. इस क्लिप के अंदर, ये बड़ी वायरल वीडियो है, और इस क्लिप के अंदर वो कहता है हाउ मच पागल, वो कहती है वेरी मच पागल, हाउ मच वेरी मच पागल। उसमें से दोनों में से कोई ये नहीं कह सकता कि आई एम पागल फॉर यू 100 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, 17 यूनिट्स नहीं कह सकता। आपने कभी देखा होगा, कहते हैं मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे कितना प्यार है, वो कहता है वो उसको नहीं कह सकता कि मुझे तुमसे 20 यूनिट्स प्यार है, 100 यूनिट्स प्यार है या 1000 यूनिट्स प्यार है। किसी चीज को कंपेयर करता है और कहता है मुझे तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार है। सबसे कीमती चीज क्या है? जान। जिससे ज्यादा वो कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है। उसने कंपेयर किया, उसने अपनी प्रेफरेंस, अपनी मोहब्बत को दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए एक चीज को बेस बनाया और बताया कि अगर मेरी मोहब्बत को जज करोगे तो इस चीज से कंपेयर कर लो। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व बताता है इट इज इम्पॉसिबल टू गिव न्यूमेरिकल वैल्यू टू योर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। अपनी चॉइस को मैं नहीं बता सकता, मुझे ये वाला जैकेट 10 यूनिट्स पसंद है, या मुझे ये वाला जैकेट, ये मुझे वाली घड़ी इतनी यूनिट्स पसंद है, नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मुझे अपना ये जैकेट अपने क्रीम वाले जैकेट से ज्यादा पसंद है। ठीक है, बात समझ आ रही है? कंपैरिजन करते हैं दोनों की चीज, लेकिन कंज्यूमर इज इन द स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। इक्वल सेटिस्फैक्शन होती है, कभी किसी चीज को घटा रहे हैं, किसी चीज को बढ़ा रहे हैं, किसी चीज को बढ़ा रहे हैं, इस चीज को घटा रहे हैं, लेकिन बैलेंस रहेगा, इक्वल सेटिस्फैक्शन रहेगी। स्किप मत करना, वीडियो को स्किप मत करना, एक एक पॉइंट समझाऊंगा आखिर तक। ठीक है, मूव करते हैं। देखो इसको गौर से, थर्ड पॉइंट को गौर से पढ़ो। इंडिफरेंस कर्व शोज हाउ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज यूटिलिटी। यूटिलिटी का वर्ड याद है? ये यूटिलिटी का वर्ड मैंने यहां क्यों लिखा है? मैं यहां पे सेटिस्फैक्शन भी लिख सकता था। यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दोनों सेम वर्ड हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यूटिलिटी का मतलब क्या है? उसकी सेटिस्फैक्शन, अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज
कैसे करेगा जो उसकी गिवन इनकम है उसके अंदर। कौन? कंज्यूमर। ये पढ़ेंगे हम इंडिफरेंस कर्व के अंदर। सारी चीजें समझाऊंगा, ग्राफ समझाऊंगा, शेड्यूल समझाऊंगा, हर चीज समझाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना। मूव करते हैं जनाब, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की दो मैंने यहां पे आपको डेफिनेशंस दी हुई हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व शोज the various combinations of two commodities that give the consumer equal satisfaction। पहली तो चीज ये हम दो commodities लेते हैं, यही एक पहला क्रिटिसिज्म है इंडिफरेंस कर्व के। दो ही क्यों लेते हैं? रियल लाइफ के अंदर तो दो से ज्यादा होती हैं। आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त आपको समझना है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में हम दो चीजें लेते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। कभी किसी चीज को 5 यूनिट ले लिया, किसी चीज को 2 यूनिट्स ले लिया, कभी इसको 2 ले लिया, इसको 5 ले लिया, लेकिन इस तरह से बढ़ाते घटाते हुए हम ऐसे जज करते हैं कि कंज्यूमर का इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बरकरार रहे। यही है इंडिफरेंस कर्व। एंड इंडिफरेंस कर्व शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव कंज्यूमर इक्वल यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन। जानबूझ के मैंने यहां पर सेटिस्फैक्शन लिखा है ताकि आपको याद रहे कि यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में कोई फर्क नहीं है, दोनों चीजें सेम होती हैं। इकोनॉमिक्स की जबान के अंदर हम सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी कहते हैं। बात क्लियर हो गई? समझ आ रही है? चलो जी आगे मूव करते हैं। अभी ये कैसे बनेगा, कैसा ऐसा नजर आता है हमारा इंडिफरेंस कर्व, इस तरह का होता है। इसका ग्राफ स्टूडेंट्स को अक्सर नहीं समझ आता, पूछ रहे होते हैं सर कैसे बनेगा। ऐसे बनेगा भाई, देखो दो चीजें ली है मैंने इसके अंदर, एक ले लिया आपकी पेप्सी और एक ले लिया मैंने मजेदार बर्गर। इंडिफरेंस कर्व को अभी ये बनेगा कैसे, इसकी फिगर कैसे लगेगी, ये यूं क्यों हो गया सर, ये यूं क्यों नहीं है, ये यूं क्यों, ये सारी चीजें समझ आएंगी। सारी चीजें, हर तरह का इंडिफरेंस कर्व समझाऊंगा दोनों लेक्चर्स के अंदर। ये लेक्चर देखना है और अगला लेक्चर देखना है, ठीक है। घंटों, हफ्तों, महीनों बैठ के अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर इतने इतने पैसे जाया करके सिर्फ इंडिफरेंस कर्व को समझते हो, ये दो लेक्चर्स देख लेना तुम्हें पूरे समझ आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब। ऐसे ये जा रही इंडिफरेंस कर्व की लाइन और ये है आपका क्या, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये ओरिजिन का निशान, ओरिजिन क्या होता है, ये वाला पॉइंट, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। और इंडिफरेंस कर्व आपका कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। बार बार इस स्लाइड पे वापस आऊंगा, आगे जाऊंगा, लेकिन हम बढ़ते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की जानिब। किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले समझा जाता है। मुझे बिल्डिंग बनानी है, पहले मुझे देखना है बिजली का क्या काम है, सीमेंट का क्या काम है, पानी का क्या काम है, सरिये का क्या काम है। 3 4 5 चीजें मुझे बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए होती हैं। इन सबके पर्पसेस को समझना जरूरी है। इंडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले समझना जरूरी है। इंडिफरेंस कर्व शोज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इंडिफरेंस कर्व एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। कैसे है? इंडिफरेंस कर्व जो है वो यहां से शुरू होके ऐसे ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि इंडिफरेंस कर्व यहां से शुरू होके यूं नीचे आ रहा है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। अगर ये अपवर्ड होता, सारी फिगर्स उल्टी हो जाती, सारा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता। ये अपवर्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि अपवर्ड क्यों नहीं है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, पहला कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन मैंने आपको अभी समझाया। मैंने पीछे ये लाइट सा हल्का सा अपना इंडिफरेंस कर्व का जो है वो दिया हुआ है, आप ताकि समझ आए। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन होता है और ये इसकी तरफ ऐसे जा रहा है कॉन्वेक्स। ये ऐसे नहीं जा रहा, ये यूं करके नहीं बना हुआ। अगर ये ऐसे बना हुआ होता तो हम कहते हैं कॉनकेव टू ओरिजिन, लेकिन इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, एज द कर्व्स मूव राइट इट शोज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। राइट का मतलब क्या है, देखो इस वाले कर्व के अंदर जो तुम लोगों को पीछे लाइट सा नजर आ रहा है ना, इसके अंदर रेड के बाद अगला कर्व है, फिर एक और अगला कर्व है। ये सारा क्या है कि कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ये हाईएस्ट लेवल की तरफ बढ़ती चली जा रही है। जब ये हाईएस्ट लेवल की तरफ बढ़ेगी तो इंडिफरेंस कर्व आपका मूव करता चलेगा राइट की तरफ। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 बनते चले जाते हैं। उसका कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हाईएस्ट लेवल पे जाता चला जा रहा है। यहां तक बात समझ आ रही है? इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर क्रॉस और ओवरलैप ईच अदर। ये इसकी कंडीशन समझनी जरूरी है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करेगा। मैं कितनी कॉपीज चेक कर चुका हूं जिसके अंदर स्टूडेंट गलती से इंडिफरेंस कर्व को यूं क्रॉस बना देते हैं, फिर उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। उनके जस्टिफिकेशन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट क्रॉस लगा देते हैं कि क्वेश्चन गलत है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी की तो बात ही नहीं कर रहा अभी मैं। चलें जी मूव करते हैं। अच्छा जी, ऑर्डिनल
utility and indifference curve, ordinal utility, indifference curve. We can examine consumer taste through the ordinal utility. मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कंज्यूमर का टेस्ट, किसी की प्रेफरेंस, इसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी से एग्जामिन करते हैं. 3 assumptions होती हैं, इसकी 3 assumptions, उन तीनों assumptions को हम पढ़ते हैं. वो कहता है फर्स्ट वी assume that when the consumer has a basket of good. अब basket of good का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स की जबान में बास्केट ऑफ गुड का मतलब ये नहीं होता कि एक बास्केट उठाई हुई जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं. बास्केट ऑफ गुड का मतलब होता है ऑप्शंस ऑफ चॉइसेस. ठीक है, एक कंज्यूमर के पास जब बास्केट ऑफ गुड्स हैं यानी चॉइस है, दिस इज कॉल्ड बास्केट ऑफ गुड. वापस जाते हैं. अच्छा, We assume when the consumer has a basket of good, यानी उसके पास choices हैं, the consumer can determine whether he prefers A or B. अगर उसके पास चॉइसेस हैं तो वो डिटरमाइन कर सकता है कि उसको ए चाहिए या बी चाहिए या दोनों चाहिए. अगर दोनों चाहिए तो कितनी चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, दोनों चाहिए तो कितनी चाहिए, ये डिटरमाइन कर सकता है. आगे बढ़ते हैं जनाब. We assume that the taste of the consumer is consistent. कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो चेंज नहीं हो रहा, वो बदल नहीं रहा. In case the consumer states that he prefers A to B, वो कहता है कि अगर A पे B मुझे पसंद है तो इसका मतलब ये है कि उसको B पे C भी पसंद है, और अगर उसको B पे C पसंद है तो इसका मतलब है C पे A पसंद है. यानी कि ये सर्कल यूं चलेगा, वो ये नहीं कहेगा मुझे तो सिर्फ A चाहिए, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व के अंदर वो एक कमोडिटी पे नहीं जाएगा, उसको दोनों कमोडिटीज लेनी है, लेकिन थोड़ी. यहां तक बात समझ. कभी कोई ऐसा होता है कि 0-1, लेकिन कंपैरिजन फिर भी चलता होता है. ठीक है, अभी ये बात जरा समझ नहीं आएगी, जब ग्राफ को देखोगे ना फिर समझ आएंगी ये सारी चीजें. ये ऐसे सर्कल चल रहा है, सर्कल ए बी सी, ए पे बी, बी पे सी, सी पे ए, यूं करके चलता रहेगा, एक नहीं लेगा. मूव करते हैं जनाब. अगर उसने एक ही चीज ले ली, दूसरी चीज को उसने कंसीडर ही नहीं किया तो इंडिफरेंस कर्व अप्लाई ही नहीं हुआ कहीं से. वी अज्यूम दैट मोर ऑफ अ कमोडिटी इज प्रेफर्ड टू लेस. अच्छा, ये जो है ना, ये गुड और बैड का कॉन्सेप्ट, इसको लिख लो. अभी मैं आगे अगली स्लाइड के अंदर समझाऊंगा कि गुड का और बैड का कॉन्सेप्ट क्या होता है. मूव करता हूं जी. अच्छा, वो कहता है these 3 assumptions can be used to represent an individual taste, consumer's taste और indifference curve in order to conduct the analysis. अब हमें ये एनालिसिस कंडक्ट करना है और हमें ज्योमेट्रिकल स्टाइल के अंदर इन चीजों को अप्लाई करना है. अब मैं बढ़ रहा हूं किसकी तरफ? इंडिफरेंस कर्व के शेड्यूल की तरफ. जब शेड्यूल बन जाएगा तो फिर इंडिफरेंस कर्व के ग्राफ की तरफ. ये सारी चीजें लिंक्ड हैं. पहले बेस बनाई, समझाया इंडिफरेंस कर्व क्या होता है. स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? वो सबसे पहले जाते हैं इंडिफरेंस कर्व का नाम पढ़ते हैं, उसके ग्राफ को खोलते हैं, उसके ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं समझ आता, उल्टा पुल्टा एग्जाम के अंदर करके आ जाते हैं. भाई ग्राफ जब समझ आएगा, जब शेड्यूल समझ आएगा, शेड्यूल जब समझ आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जब समझ आएंगे, जब उसकी बेसिस समझ आएंगी, जब रियल लाइफ एप्लीकेशन समझ आएंगी, तब जाके तुम सारा कुछ कर सकोगे. तो इसलिए पहले अलिफ से शुरू करेंगे, फिर हम बे पे ते से पे जाएंगे. यहां तक बात समझ रही है? हम दो चीजें डिस्कस करेंगे इनके अंदर, एक्स और वाई, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर हम प्लॉट करेंगे चीजें. लेकिन उससे पहले इंडिफरेंस कर्व के ग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये दो चीजें समझ आनी चाहिए कि गुड और बैड का मतलब क्या है. इंग्लिश के अंदर हम गुड कहते हैं अच्छा, बैड कहते हैं बुरा. कभी टीचर्स भी लिख देते हैं गुड वर्क, इसका मतलब बहुत अच्छा काम किया. कभी लिखते हैं बैड वर्क, इसका मतलब बहुत खराब काम किया. पुअर लिखते हैं, ज्यादातर नहीं लिखना चाहिए. एज एन एजुकेशनिस्ट मैं जानता हूं इसके क्या असरात होते हैं. लेकिन इकोनॉमिक्स में खुसूसन इंडिफरेंस कर्व के अंदर गुड का मतलब क्या होता है, बैड का मतलब क्या होता है. देखो, गुड का मतलब यहां ये कतई नहीं है कि कोई अच्छी चीज, या बैड का मतलब ये नहीं है कि कोई बुरी चीज. इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम गुड और बैड, इसकी एप्लीकेशन अक्सर और बेशतर स्टूडेंट्स को मैंने गलत अप्लाई करते हुए देखी है, गलत अप्लाई करते देखिए. तुम लोग मत करना क्योंकि तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो. गुड का मतलब क्या होता है? गुड का मतलब ये होता है वो कमोडिटी जिसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है. अ कमोडिटी विच इज गिवन मोर प्रेफर्ड टू लेस. जब हम इंडिफरेंस कर्व के अंदर कहते हैं कि मैं x ज्यादा लूंगा और y कम लूंगा, x के 5 यूनिट लूंगा, y के 4 यूनिट लूंगा, x मेरी यहां पे गुड हो गई और y मेरी बैड हो गई. लेकिन अगले सिनेरियो में मैं कहता हूं कि y मैं 6 लूंगा और मैं x जो है वो 4 लूंगा. ऐसे में मेरी y गुड हो गई और x बैड हो गई. तो अब दोबारा से समझो, वो चीज जिसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है उसे गुड कहा जाता है, और जिसे कम प्रेफरेंस दी जा रही है उसे बैड कहा जाता है. इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ये यूज होता है. हमारे यहां बच्चे पता नहीं क्या क्या लिख के आते हैं. आगे आज के बाद इंडिफरेंस कर्व के अंदर यही चीजें, टर्मिनोलॉजीज यूज करना. बात समझ आ गई? चलो ज्यादा नहीं चलाऊंगा इस बात पे, मैं आगे बढ़ते हैं जी.
ओके हाँ, अब मैंने क्या किया है, इंडिफरेंस कर्व को समझाने के लिए मैंने दो कमोडिटीज ली हैं। दो कमोडिटीज क्या हैं? एक तो है जनाब मजेदार बर्गर, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, कसम से भूख लग रही है। एक तो है जी बर्गर, और दूसरी हमने ले ली हमारी दुनिया की जानी मानी पहचानी पेप्सी। अच्छा देखो, जब मैं इसके कंपैरिजंस बनाऊंगा उसको बराए मेहरबानी आप अकल से मत सोचिएगा, क्योंकि अकल की चीजें बहुत सारी इकोनॉमिक्स में नहीं चल पाती। अकल से मत सोचना कि यार एक बर्गर के 10 पेप्सियां कौन पीता है, कोई बात नहीं, डिफरेंस कर में हम पीते हैं। या आप कहो कि यार 10 बर्गर कौन खाता है, तो मेरे पेट में जगह नहीं है। ये होता है जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसा हुआ है, जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ स्टूडेंट्स मुझे इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, मेक सेंस, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें दे डोंट मेक सेंस, बट टॉपिक को समझने के लिए आपको समझना होगा, क्योंकि इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं, बट टू सम एक्सटेंड होती हैं। चलिए जी मूव करते हैं। अब मैं इसका आपको शेड्यूल दिखा रहा हूं। मैंने ले लिया मजेदार वाला बर्गर, मैंने ले लिया अपनी सॉफ्ट ड्रिंक, और ये मैंने बना दी कॉम्बिनेशन ए बी सी, हाई डी कहां चला गया, बहरहाल एफ लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं, ना परेशान नहीं होना, ये ए बी सी डी है, वो मैंने गलती से एफ लिख दिया है, लीव करो खली बल्ली। मूव करते हैं जनाब। एक बर्गर, जब मैंने सिनेरियो ए मेरा कह रहा है, जब मैंने एक बर्गर खाया, मेरी इनकम में मैंने एक बर्गर खाया, उसके साथ मैंने 10 सॉफ्ट ड्रिंक ले ली, या मैंने एक बर्गर लिया उसके साथ 10 सॉफ्ट ड्रिंक ले ली, मेरी सेटिस्फैक्शन यहां पे इक्वल है। मैं खुश हूं, मैं इस सिनेरियो पे सेटिस्फाइड हूं। लेकिन अब मुझे बर्गर ज्यादा चाहिए। अगर मुझे बर्गर ज्यादा चाहिए तो मेरी इनकम इजाजत नहीं दे रही। मुझे बर्गर ज्यादा चाहिए तो पेप्सी कम करनी पड़ेगी। मैंने 2 बर्गर लिए, पेप्सी कम कर दी, मैंने 6 पेप्सी पे आ गया। अभी भी सेटिस्फाइड हूं, अभी भी खुश हूं। और बर्गर चाहिए लेकिन इनकम इजाजत नहीं दे रही, पर मुझे एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसपे मैं इक्वली सेटिस्फाइड रहूं, मैं खुश रहूं। मैंने कहा 4 बर्गर दे दो, 3 पेप्सियां दे दो, मैं यहां पे भी सेटिस्फाइड हूं, मेरी इनकम इजाजत दे रही है। लास्ट सिनेरियो में 7 बर्गर ले लिए, 1 पेप्सी ले ली, अब भी मैं खुश हूं। देखो रॉकेट साइंस नहीं है ये कोई कि आप बोलो सर ये नंबर्स कहां से आए, ये नंबर्स मैंने फर्जी लगाए, ठीक है। जो मेरी एक वीडियो है उसमें मैंने ग्राफ बनाने सिखाए हैं, आगे भी मैं इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ कैसे बनाना है ये मैं आपको सिखा दूंगा, ऐसे करके बना के कि उसकी फिगर्स नंबर्स हमने लगाने कैसे हैं। स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, वो बेचारे मासूम ये सारी फिगर्स गलत लगाते हैं और ग्राफ उनका कहीं का कहीं निकल जाता है। एक शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा, उसके अंदर मैं समझाऊंगा इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ बनाना कैसे, कैमरा ऊपर लगा के, और मैं पेपर पे बना के आपको समझा दूंगा। लेकिन बहरहाल चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये तस्वीरें ले लो, ये बड़ी परफेक्ट फिगर्स हैं, अक्सर चलती हैं। चलिए जी मूव करते हैं। ये सिनेरियो समझ आया, सिनेरियो शेड्यूल समझ आ गया, ठीक है। तस्वीर ले लो इसकी, मोबाइल उठाओ, अरे भैया मोबाइल उठाओ ना, तस्वीर लो, ले ली, चलो जी ले ली। अब हम अप्लाई करेंगे, वैसे मैंने आगे साइड के अंदर लगाया हुआ है, मैं मजाक कर रहा था। चलें जी मूव करते हैं। ग्राफ बनने जा रहा है किसका, इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ बन रहा है। गौर से देखिए, वो मैंने कहा था ना वो एफ नहीं है डी है, चलो यहां पे डी है। चलो सिनेरियो ए, 10 पेप्सियां और मेरे पास कितने बर्गर थे, 1 बर्गर। गौर से देखो ना यार, 10 पेप्सी है मेरे पास और मेरे पास बर्गर कितना है जी, 1 बर्गर है। कितना बर्गर है, 1 बर्गर है, ठीक है। सिनेरियो ए क्लियर हुआ। सिनेरियो बी के अंदर मेरे पास पेप्सी कितनी है, मैंने वहां पे वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, पेप्सी, मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, बर्गर। बात समझ आ रही है, ये उल्टा पुल्टा नहीं कर देना, वाई एक्सिस पे पेप्सी ली है, सर वाई एक्सिस पे पेप्सी क्यों ली है, सर वाई एक्सिस पे बर्गर क्यों नहीं लिया, भाई तुम्हारी मर्जी है, वहां यूं लगा दो, फिगर्स असल है, चाहे पेप्सी को यहां रखो या वहां रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पेप्सी पेप्सी रहेगी, बर्गर बर्गर रहेगा, ठीक है। अच्छा अब ये ग्राफ बन रहा है, गौर से देखो, 6 पेप्सी पे 2 बर्गर थे, वो लिखा हो पीछे, 6 पेप्सी और 2 बर्गर। क्लियर हो गई बात। अच्छा अब ये सारी चीजें एक एक करके प्लॉट करते हैं। चलो मूव करते हैं। देखो नंबर 1 द कॉम्बिनेशन U1, U क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व को हम कहते हैं U। जो ये पहली लाइन हमारी चल रही है ना, ये जो इंडिफरेंस कर्व तुम्हें नजर आ रहा है, ये इंडिफरेंस कर्व हमारा जा रहा है, ये है U1। अगर इसके ऊपर एक और इंडिफरेंस कर्व ऐसा करके ड्रॉ हो जाएगा उसे हम कहेंगे U2, तीसरा ड्रॉ होगा उसे हम कहेंगे U3। इंडिफरेंस कर्व को यूजुअली इकोनॉमिक्स में U से, ये जो कर्व है ना इसको U से डिनोट किया जाता है। लिख लो इसको, ठीक है। इसको Z से, इसको P से, इसको X से डिनोट नहीं कर देना, U से डिनोट करते हैं, इसलिए लिखा है मैंने कॉम्बिनेशन पहला U shows that 1 burger and 10 soft drink per unit
of time gives the consumer same level of satisfaction. वो जो येलो वाला नजर आ रहा है ना तुम्हें, ये जो येलो है ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है कंज्यूमर को. आगे कहता है कंज्यूमर इज इन स्टेट ऑफ इनडिफरेंस और कंज्यूमर इज इनडिफरेंट. इस पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर आपका इनडिफरेंट है, सेटिस्फाइड है. दो कॉम्बिनेशंस के बीच में उसने अपना सेटिस्फैक्शन लेवल दरियाफ्त कर लिया. बात समझ आई? कॉम्बिनेशन नंबर 2 को देखते हैं. अगला कॉम्बिनेशन कह रहा है, ये बी येलो हो गया, वो यहां पे कह रहा है जब उसने 2 बर्गर लिए, 6 सॉफ्ट ड्रिंक ली, यहां पे भी कंज्यूमर इज इन स्टेट ऑफ इनडिफरेंस या कंज्यूमर इनडिफरेंट है. ये सारी वो वर्डिंग्स हैं, पूरे पूरे मार्क्स दिलाएंगे एग्जाम के अंदर. अगर ये वर्डिंग लिखी मार्क ना मिले मुझे आके पकड़ना, कहना सर शहन इतना तजुर्बा है ना पूरी दुनिया का, दुनिया की बड़ी बड़ी कॉलेजेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 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 आपका भाई विजिटिंग फैकल्टी रह चुका है, अभी भी पढ़ा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये लिख दोगे वर्डिंग्स, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता. मूव करते हैं जी अगला. अच्छा मैंने ये सी को स्किप कर दिया, मैं डी पे लेके आ गया हूं. ठीक है, अब गौर से देखो डी में क्या हो रहा है. सेम चीज है, क्योंकि बार बार एक ही चीज को बताना बेवकूफी है ना. U1 के ऊपर ही वो शो कर रहा है जब उसने 7 बर्गर लिए. ये बर्गर कहां पे हैं? 7 बर्गर. ठीक है, 7 बर्गर लिए, उस वक्त उसकी सॉफ्ट ड्रिंक कितनी चाहिए थी उसके पास भाई? उसको कितनी सॉफ्ट ड्रिंक थी उसके लिए? 7 बर्गर पे 1 सॉफ्ट ड्रिंक. वो खुश था, वो खुश रहा. उसने बोला 7 बर्गर दे दो, मेरी इनकम इजाजत दे दी कि मुझे 7 बर्गर दे दो और 1 सॉफ्ट ड्रिंक दे दो. इसमें भी वो कह रहा है कि स्टेट ऑफ इंडिफरेंस में है या कंज्यूमर आपका इनडिफरेंट है. ऐसे ड्रॉ होता है, ऐसे बनता है इनडिफरेंस कर्व का ग्राफ. समझ आ गया? शेड्यूल मैंने पहले दिखाया था, ग्राफ ऐसे बना है. आगे मैं एक वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको ऐसे पेंसिल से बना के भी सिखा दूंगा. स्टूडेंट कहते हैं सर पेंसिल से बनाना बता दें. अच्छा भाई बता देंगे इंशाल्लाह. क्या हो गया, सशैन है तो क्या टेंशन है. चलो जी ठीक है, अभी तो जिंदा है ना. आगे मूव करते हैं जी. Why is indifference curve convex? Indifference curve convex क्यों है, कॉनकेव क्यों नहीं है? ये सवाल एग्जाम में आता है, स्टूडेंट को कख नहीं पता होता आंसर क्या लिखना है. हम बताते हैं आपको. आगे बढ़ते हैं जी. इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों है? वो कहता है, जवाब पढ़ो इसको. बिकॉज द अमाउंट ऑफ वन गुड दैट एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू गिव अप for an additional unit of another good while maintaining the same level of satisfaction or remaining on the same indifference curve. क्योंकि अगर उसको मजीद यूनिट लेना है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि उसको अगर मजीद पेप्सी लेनी है तो उसको पीछे से अपने बर्गर को गिव अप करना पड़ेगा. ऐसे नहीं हो सकता कि वो 10 बर्गर भी ले और पेप्सी भी 10 ले ले, ये नहीं हो सकता. अगर उसको एक पेप्सी ज्यादा लेनी है तो पीछे से उसको कुछ बर्गर छोड़ने पड़ेंगे. अगर उसको एक बर्गर ज्यादा लेना है तो कुछ पीछे से पेप्सी. तो जब ये गिव अप की सूरत हाल बनती है, ऐसे में आपका इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होना शुरू हो जाता है. लेकिन अगर ये गिव अप के बजाय इंक्रीज हो, कि मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि एक पेप्सी बढ़ा ली तो एक बर्गर बढ़ गया, एक पेप्सी बढ़ा ली एक बर्गर बढ़ गया, 4 पेप्सियां बढ़ा ली 3 बर्गर बढ़ गए, ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरा जो इंडिफरेंस कर्व होगा ना वो कॉनकेव हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों की इंक्रीजिंग रीडिंग्स शो करेगा. दोनों की इंक्रीजिंग रीडिंग शो करेगा. वो अपवर्ड स्लोपिंग भी बन सकता है, वो दोनों की इंक्रीजिंग रीडिंग शो करेगा. लेकिन क्योंकि एक प्रोडक्ट ले रहा है दूसरी को छोड़ रहा है, ऐसे में रिजल्ट हमारा कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व का आता है. चलिए जी मूव करते हैं. द इंडिफरेंस कर्व इन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए अलग से मेरी वीडियो बन जाएगी. डिक्रीजिंग marginal rate of substitution, difference curve represents the marginal rate of substitution. and marginal rate of substitution का ये पूरा एक जुमला आप लिख देना. marginal rate of substitution का कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि आगे बढ़ती चली जा रही है आपकी कमोडिटी, और एक कमोडिटी आप ले रहे हैं दूसरी को आप छोड़ रहे हैं, एक कमोडिटी ले रहे हैं दूसरी को छोड़ रहे हैं. यही कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का. अलग से वीडियो आएगी, उसके अंदर भी मैं आपको समझा दूंगा. ज्यादा डिटेल के अंदर जाके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता. Why is indifference curve negatively sloped? Negatively sloped, याद है negatively sloped का मतलब क्या है? मैं पीछे जाता हूँ, दिखाता हूँ भैया. अच्छा ये आ गए जी पीछे. नेगेटिवली स्लोप का मतलब क्या है कि ये ऊपर से चला है नीचे को आ रहा है.
पॉजिटिवली स्लोप का मतलब क्या होता कि ये नीचे से चलता और ये ऊपर को जाता, जैसे हमारा सप्लाई कर्व होता है। डिमांड की मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि डिमांड कर्व हमारा नेगेटिवली स्लोप्ड है क्योंकि वो ऊपर से चल रहा है, नीचे को आ रहा है। सप्लाई कर्व हमारा पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। देखो जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जब इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो हमारा कर्व हमेशा नेगेटिवली स्लोप बनेगा। जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा दोनों कमोडिटीज का तो हमारा कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, अभी इसका जवाब आ जाएगा वर्डिंग्स के अंदर आपने कैसे देना है। वो कहता है एन इंडिफरेंस कर्व विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव स्लोप बिकॉज द कंज्यूमर हैज टू गिव अप मोर ऑफ वन यूनिट टू परचेज अनदर गुड। देखो नेगेटिव रिलेशनशिप बन गया, अगली गुड लेनी है पिछली वाली छोड़नी पड़ेगी। जब अगली लेने के लिए पिछली छोड़नी है तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में क्या हुआ बोलो ना भाई, नेगेटिव होगा ना। अगर अगली लेनी है और अगली गुड लेने के लिए आपको पिछली गुड बढ़ानी है तो पॉजिटिव हो गया, दोनों रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा, लेकिन यहां पे पॉजिटिव नहीं होंगे। एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वन गुड इज एसोसिएटेड विद द डिग्री in the quantity of another good. Consumer cannot simultaneously have more goods both at the same time. बात समझ आ गई? मेरे ख्याल में मैंने बहुत ही ज्यादा समझा दिया इस चीज को। क्लियर हो गई? चलो जी मूव करना है। अच्छा साहब, What if इंडिफरेंस कर्व इज पॉजिटिव? अब यहां पे ग्राफिकल समझा देता हूं मैं। अगर इंडिफरेंस कर्व पॉजिटिव निकल आया, अगर इंडिफरेंस कर्व पॉजिटिव निकल आता है या बन जाता है तो वो कैसा बनेगा? आओ जी समझाते हैं। इंडिफरेंस कर्व अगर पॉजिटिव होता तो ऐसा बनेगा, वो सप्लाई कर्व की तरह बनेगा, ठीक है। मगर वो ऐसा क्यों बनेगा? सवाल आता है एग्जाम के अंदर, सवाल आता है इंडिफरेंस कर्व पॉजिटिव क्यों नहीं होता? अगर इंडिफरेंस कर्व पॉजिटिव हो जाए तो कैसा होगा? ये बड़े बड़े सवाल हैं जो मैंने एक ही लेक्चर में करवा दिए और अगले लेक्चर के अंदर इससे ज्यादा क्रिटिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तुम लोगों को करवाऊंगा मैं। देखो वो कहता है अ पॉजिटिवली स्लोप indicates that one basket containing more of both commodities gives the same utility or satisfaction to the consumer as another basket containing the less of both commodities and no other commodity. बात समझ आई? It shows that we are dealing with goods only. Goods का मतलब ये नहीं है अशिया, गुड का मतलब क्या है कि हम दोनों चीजें ही गुड हैं। मैंने अभी शुरू के अंदर आपको समझाया था गुड और बैड का कॉन्सेप्ट। गुड वो चीजें जो ज्यादा लेना चाहता है, बैड वो चीजें जिसको वो गिव अप कर रहा है, वो बैड कहलाती है। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर दोनों ही गुड हो गई ना। हमें तो गुड और बैड का सिनेरियो चाहिए इंडिफरेंस कर्व के अंदर। ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रहा है, तो भाई दोनों ही गुड हैं। हमें गुड तो नहीं चाहिए, सिर्फ गुड और बैड का कॉन्सेप्ट होता है rather than bad, such curve cannot possibly be an indifferent curve. बात समझ आई? क्लियर हो गई बात? ठीक है, वर्डिंग्स कॉपी कर लो, चाहो तो पूरी डाल देना, ब्लॉग्स जब आएंगे उसके अंदर से तुम लोग उतार सकोगे। इस इंडिफरेंस कर्व प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल है या नहीं है, ये डिस्कशन के अंदर हम चलते हैं। मेनी कोर माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स appear in indifference curve analysis such as कंज्यूमर प्रेफरेंस थ्योरी को जब हम डिस्कस करते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को हमें वहां पे अप्लाई करना पड़ता है। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी की बात करते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को हमें वहां अप्लाई करना पड़ता है। इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं, इंडिफरेंस कर्व होता है। और सबसे बढ़ के मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, वहां पे भी इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। कैसे होता है, कितना होता है, कहां होता है, जब ये सारी थ्योरीज आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। लेकिन जब से मैं बार बार मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा चलो ये भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि अभी ये लेक्चर एमआरएस का नहीं है तो मैं इसमें आपका ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है इसको गौर से देखते हैं। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मैंने डिमांड पढ़ाया था, मैंने बताया था डिमांड का कर्व जो है इसको हम स्लोप कहते हैं। द स्लोप, कितना स्लोप है, कितना स्टीपल है, कितना एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को गिव अप करने के लिए तैयार है, कितनी परसेंटेज, कितना रेट वो गिव अप करने के लिए तैयार है दूसरी प्रोडक्ट को लेने के लिए। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। गौर से पढ़ो, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज एमआरएस, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कितना स्लोप है उसका? द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप वन गुड फॉर अनदर। देखो गौर से समझना, द रेट एट विच, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट के लिए दूसरी प्रोडक्ट को खोने के लिए तैयार है। नो 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 नो, एक प्रोडक्ट के लिए दूसरी प्रोडक्ट को कितना खोने के लिए तैयार है, कितनी परसेंटेज।
rate at which he is ready to give up. For example, a consumer values grapes more than bananas. कितने ग्रेप्स को, कितने बनानास को खोने के लिए तैयार है ग्रेप्स लेने के लिए, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. हम जब इसका ग्राफ वगैरह ड्रॉ करेंगे, जब मैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर बनाऊंगा, तब ये चीज आपको डिटेल से समझ आ जाएगी. लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लें कि द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. प्रैक्टिकल लाइफ की इंप्लीकेशंस हम पढ़ रहे थे. तो इंडिफरेंस कर्व असल में जिंदगी में इनकम्पैटिबल है रियल लाइफ के साथ, इतना ज्यादा इसका मैच नहीं होता, क्योंकि एवरी एक्शन पीपल टेक इंडिकेट देयर प्रेफरेंस नॉट इंडिफरेंस. मैं कोई भी फैसला करता हूं वो मेरी प्रेफरेंस पे मबनी होता है, नॉर्मली ह्यूमनली इंडिफरेंस पे मबनी नहीं होता. रिलेटिव प्रेफरेंस ऑफ पीपल कीप चेंजिंग ओवर द टाइम एंड डिपेंडिंग ऑन देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट. ये जो लोगों के रिलेटिव जो प्रेफरेंसेस हैं ये तो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं भाई, वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं, एक तो नहीं रहती, कई सारी चीजें. मेरा एक दोस्त है, अभी उसने रिसेंटली कहा मैं गाड़ी चेंज कर रहा हूं. मैंने बोला इतनी जबरदस्त तो गाड़ी तुम्हारे पास क्यों चेंज कर रहा हूं? बस यार पैसा आ गया तो उसकी प्रेफरेंस चेंज हो गई, पैसा आ गया प्रेफरेंस चेंज हो गई. मेरे पास घड़ी थी, मेरी कुछ फायदा हुआ मुझे, मेरी ऑनलाइन क्लास के अंदर मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिल गए, मैंने अपनी घड़ी को चेंज किया. मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा आप घड़ी क्यों चेंज कर, आपकी खासी तो है. मैंने कह रही घड़ी मुझे पसंद है, गोल्डन वाली मुझे लेनी है, दैट्स इट. तो आपकी प्रेफरेंस एज अ ह्यूमन बीइंग चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. चलें आगे मूव करते हैं. सेट्रस पैरेबस इंडिफरेंस कर्व का क्या है? सेट्रस पैरेबस के ऊपर मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है. सेट्रस पैरेबस क्या होता है? सेट्रस पैरेबस अगर नहीं पढ़ा, नहीं समझा, इकोनॉमिक्स के सारे लॉ बर्बाद हो गए. जब तक अप्लाई नहीं करोगे सेट्रस पैरेबस के कॉन्सेप्ट को, तब तक इकोनॉमिक्स का कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. तो वो सेट्रस पैरेबस का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है, ये रहा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाके सेट्रस पैरेबस के लेक्चर को देख लीजिए. लेकिन सेट्रस पैरेबस इंडिफरेंस कर्व का क्या है? मूव करते हैं. वो कहता है ईच इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. पहली कंडीशन ये है, अप्लाई करो, मानो कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, कॉनकेव टू द ओरिजिन नहीं होगा. नो टू इंडिफरेंस कर्व कैन इंटरसेक्ट. दूसरी सेट्रस पैरेबस की कंडीशन ये है कि दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. कंज्यूमर आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू बी मोर सेटिस्फाइड व्हेन अटेम्प्टिंग. हां, ह्यूमनली क्या होता है, मैंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक लेक्चर बनाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जितना हम कंज्यूम करते चले जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो नीचे आता चला जाता है. उसमें मैंने ऑरेंज जूस वगैरह पिया था, अगर आपने नहीं देखा ये रहा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाके देख लीजिएगा. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लिंक उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों मौजूद है, जाके देखिएगा. लेकिन इंडिफरेंस कर्व में वो ये कहता है कि हमें ये फर्ज करना होगा कि हर बार जो कंज्यूमर अपने नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ा रहा है कंजम्पशन के लिए, वो सेटिस्फाइड रहेगा, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल 100% रहेगा. हर कंडीशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं सेटिस्फेक्शन लेवल 100% रहेगा, ये बता रहा है सेट्रस पैरेबस यहां पे. दूसरा कहता है कंज्यूमर टेंड टू बी इनडिफरेंट एट एवरी बकेट ऑफ गुड. मैंने आपको बताया था बकेट ऑफ गुड क्या होता है, समझा था ना बकेट ऑफ गुड क्या होता है? वो कहते हैं हर बकेट ऑफ गुड पे इनडिफरेंट होगा. इनडिफरेंट का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले भी बात समझाई कि इनडिफरेंट का मतलब है कि वो 100% सेटिस्फाइड भी होगा, एक प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए एक प्रोडक्ट को गिव अप कर रहा होगा, इस पे भी राजी, इस पे भी राजी. कंज्यूमर इज इन स्टेट ऑफ इनडिफरेंस. चलिए जी मूव करते हैं आगे. क्रिटिसिज्म ऑन इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व के ऊपर क्या क्या चीजें जो हैं वो क्या क्या क्रिटिसाइज किया गया इंडिफरेंस कर्व को. मूव करते हैं. ये नॉर्मली ये वाली जो बात मैं आपसे कर रहा हूं ना क्रिटिसिज्म, ये यूजुअली आपको सॉलिसिटेड किसी भी किताब में नहीं मिलती, ना इंटरनेट के ऊपर मिलती है. लोगों ने कहानियां घड़ी नहीं है, बड़ी मेहनत से ढूंढ के निकाल के लाया हूं मैं चीजें. क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि इंडिफरेंस कर्व को ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया गया है. एक इंसान का डिसीजन मेकिंग जो उसका फैसला होता है वो इतना आसान नहीं होता जितना इंडिफरेंस कर्व दिखा रहा है.
रहा है कि बनाना और ग्रेप के दरमियान में, लेकिन एप्लीकेबल है फिर भी रियल लाइफ में कई जगह के ऊपर, मगर इसको ओवर सिंप्लीफाइड किया हुआ, इतना सिंप्लीफाइड ये है नहीं। मेकिंग अनरियलिस्टिक एजम्पशंस, जैसे मैंने बनाना ले लिया, ग्रेप्स ले लिया, अनरियलिस्टिक एजम्पशंस हैं। ह्यूमन बिहेवियर की अनरियलिस्टिक एजम्पशंस होती हैं। हम नॉर्मली इंडिफरेंस कर्व को हम नॉर्मली अपनी प्रेफरेंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बात की थी ना, ये हमारे क्रिटिसिज्म के अंदर भी है कि लोग उनकी प्रेफरेंस शामिल होती है डिसीजन में, इंडिफरेंसेस नहीं होते हैं। कोई फैसला लेते हुए उनकी प्रेफरेंस होती है, ये वाला कलर मुझे पसंद है, ये कपड़ा मुझे पसंद है, ये माइक मैं लगाया हूं, इससे आने वाली आवाज मुझे पसंद है, मेरी प्रेफरेंस है, मेरी जेब भी इजाजत दे रही है। हाँ, जब मैं माइक लेने के लिए गया था, अब जैसे मैं ये माइक यूज कर रहा हूं, यहाँ पे तार नहीं है, ये उससे रिमोटली जो है वो यूज हो रहा है, वायरलेस माइक है ये। तो जब मैं लेने के लिए गया था तो कोई दो चीजें नहीं थी, सिर्फ मेरा बजट नहीं था जो मुझे कह रहा है कि ये ले लो या ये वाला ले लो, नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स मैं उसमें देखना चाहता था। उसमें प्राइस भी थी, उसके अंदर आवाज भी थी, उसके अंदर रेंज भी थी, उसके अंदर नंबर ऑफ माइक्स कितने आएंगे ये भी मेरा एक फैक्टर था। तो ये सारी चीजें मेरी प्रेफरेंस को शो कर रही थी, इंडिफरेंस को नहीं शो कर रही थी। दूसरा कहता है इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्सेप्चुअली इनकम्पैटिबल विद द इकोनॉमिक एक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमिक एक्शंस होते हैं इंसान के, उससे ये कॉन्सेप्चुअली इनकम्पैटिबल है। ये मैंने आपको क्रिटिसिज्म यहां पे दे दिया है, लिख दीजिएगा, चाहे तो एलैबोरेट कर दीजिएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। मूव करते हैं जनाब आगे। सो इंडिफरेंस कर्व बेसिकली एक्सप्लेन क्या करता है, शॉर्टली हम इसकी बात कर लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द कंप्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट्स। गौर से समझो, सवाल आता है इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, व्हाट डज इंडिफरेंस कर्व शो। हम उसको लिखते हैं इंडिफरेंस कर्व ये होता है, इंडिफरेंस कर्व वो होता है, इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये होता है, इंडिफरेंस कर्व की रीडिंग ये होती है। अरे भाई, सवाल ये है कि मिस्टर शायान क्या करते हैं। मिस्टर शायान बिजनेस मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के एक टीचर हैं, एक लेक्चरर हैं, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, एजुकेशनिस्ट हैं। सवाल आपको ये नहीं बताना है कि मिस्टर शैन की हाइट कितनी है, उनका रंग कैसा है, उनकी दाढ़ी मूंछें कैसी हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, पढ़ो इसको गौर से। एंड इंडिफरेंस कर्व इज used by the economists to explain the compromises or adjustment people consider when they encounter too good which they wish to buy। जो दो चीजें एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है, जो कॉम्प्रोमाइजेस एक कंज्यूमर कर रहा है, जो एडजस्टमेंट्स अपने बजट के साथ कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व ये शो करता है, ये शो करता है। इन रियलिटी पीपल आर कंस्ट्रेन्ड बाय द लिमिटेड बजट, दे कैन नॉट परचेज एवरीथिंग एट वंस। हकीकत में तो यही है ना, क्योंकि आपके बजट से आपकी परचेजिंग पावर चलती है। आप हर चीज एक ही वक्त में नहीं खरीद सकते। इंस्टेड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मस्ट बी कंसीडर्ड। ये बात हमने समझी। इंडिफरेंस कर्व यूजुअली डिपिक्ट the adjustments by showing which quantities of two goods provide the same utility of the consumer to the consumer। कितनी क्वांटिटी, इंडिफरेंस कर्व डिपिक्ट का मतलब है शो करता है, दिखाता है। इंडिफरेंस कर्व ये दिखाता है, ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी के ऊपर एक कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहेगा, कितनी क्वांटिटी इसकी लेता है, कितनी क्वांटिटी इस प्रोडक्ट की लेता है, और उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल, जल्दी बोलो कितनी रहती है, सेटिस्फैक्शन लेवल कितनी होती है भाई। इंडिफरेंस सेटिस्फैक्शन लेवल इंडिफरेंस कर्व में 100% होगी। कितनी होगी, बोलो मेरे साथ, 100% होगी। दिस वॉज माई लेक्चर ऑन इंडिफरेंस कर्व। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये इंडिफरेंस कर्व का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगला लेक्चर बजट लाइन के ऊपर बना रहा हूं, उसके अंदर IC1, IC2, IC3 ये सारी डिटेल्स बताऊंगा। स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड कर्व, क्रॉस, इंटरसेक्शन, सारी चीजें होंगी। मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बड़ा मेहरबानी करते हैं, और अगर कर चुके हैं बहुत फायदा होगा आपका, लेकिन दूसरों का भी तो फायदा कीजिए ना, उनको भी शेयर करें इस चैनल के बारे में, ठीक है, उनका भी फायदा होगा, ये बात गारंटेड है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।